जी क्लास, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बॉटनी ए में से जो ब्रायोफाइट वाला पोर्शन है चैप्टर नंबर 5 में, जिसमें है रिक्सिया, जो कि हिपेटिकोप्सिडा का एक जीनस है, जिसकी हम लोग सिस्टमेटिक पोजीशन देख लेते हैं कि रिक्सिया कहाँ पे प्लेस करता है। ये है प्लांट किंगडम की डिवीजन है, ब्रायोफाइटा क्लास है इसकी हिपेटिकोप्सिडा, ऑर्डर है इसका मार्केंशियल्स, फैमिली है इसकी रिक्सियाकेसी और जीनस इसका है रिक्सिया, जिसे सम टाइम रिक्सिया भी प्रोनाउंसिएट किया जाता है। रिक्सिया बिलोंग्स टू द फैमिली रिक्सिएसी ऑफ द ऑर्डर मार्केंशियल्स। ये ऑर्डर मार्केंशियल की फैमिली रिक्सिएसी का एक जीनस है। A majority of the species of this genus are terrestrial, but some species are aquatic as they are found growing actually in the water. बेसिकली ये एक्वेटिक स्पीशीज हैं, लेकिन सम स्पीशीज क्या है, ये टेरेस्ट्रियल भी ग्रो करती हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल ग्रो करेंगी वो पानी से ज़्यादा अवे नहीं होती, क्योंकि इनको अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी फिर हर हाल में चाहिए होता है। क्योंकि देखें ना, अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसके सेक्स आर्गन के बारे में देखा, उसको पढ़ा, रिप्रोडक्टिव आर्गन भी कहेंगे, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया के अंदर एंथ्रोजॉइड बनते हैं, आर्किगोनिया के अंदर एक्सेल बनता है। अब एंथ्रीडिया में जो एंथ्रोजॉइड बनेंगे वो एंथ्रोजॉइड मूव करके जाते हैं आर्किगोनियम की तरफ, एक्सेल की तरफ, वहां जाके उसको फर्टिलाइज करते हैं। तो इस मूवमेंट में पानी चाहिए होता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियस प्लांट भी कहते हैं। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियस प्लांट भी कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल एरिया में भी ग्रो करती हैं, पानी से थोड़ा अवे भी होंगी, लेकिन जब रिप्रोडक्शन करनी होगी तब इन्हें पानी हर हाल में चाहिए होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इनकी पानी के बगैर नहीं होती। Following 7 species have been commonly reported from the northwestern Himalayas and the Punjab plain. Rixia robusta, ये इसकी एक स्पीशीज है, रिक्सिया रोबस्टा है। दूसरी इसकी है जो कि पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज एरिया में, दूसरी है रिक्सिया मेलानोस्पोरा, तीसरी है रिक्सिया क्रोसिएटा। ये आप लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा नोट कर लें, जो ये अक्सर ये पीपीएससी में इनमें से कोई एक एग्जाम्पल वो पूछ सकते हैं कि ये पाकिस्तान के नादरन एरिया में ये स्पीशीज पाई जाती है या नहीं पाई जाती, या इन चार में से, यानी 4 ऑप्शन में 4 स्पीशीज होंगी, उनमें से कौन सी स्पीशीज रिक्सिया की पाकिस्तान के हिमालय या पंजाब के प्लेन एरियाज में ये पाई जाती हैं। आप लोग इनको नोट करेंगे, इनको लिखेंगे। ये तमाम की तमाम स्पीशीज कहाँ पे पाई जाती हैं, मॉइस्ट सॉइल होगी, प्लेसेस लाइक रिवर बेड्स, बैंक ऑफ रिवर, कैनाल्स एंड अलोंग द स्ट्रीम्स। अब ये जो ग्रो करती है ना, ये ऐसा लगता है जैसे अलगी ग्रो किए हुए है। ये इसका है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर में क्या आता है, रिक्सिया इज अ थैलोज लीवरवर्ट्स। अब देखें ना, लीवरवर्ट क्या है, हिपेटिकोप्सिडा के प्लांट्स का कॉमन नेम लीवरवर्ट्स है। तो हम कह सकते हैं कि रिक्सिया का कॉमन नेम क्या है, ऐसे भी पूछ सकती हैं, यानी ओवरऑल भी किसी एक स्पीशीज को मेंशन करके भी वे रिक्सिया का कॉमन नेम क्या, इसका कॉमन नेम लीवरवर्ट है। इन विच द प्लांट वेजिटेटिव प्लांट विच इज अ गैमेटोफाइट, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट है। देखिए जितने भी प्लांट है ब्रायोफाइट्स हैं, जिन्हें हम नॉन वास्कुलर प्लांट कहते हैं। सेम ऐसे ही आगे ट्रिकियोफाइट्स हैं, उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेकियोफाइट्स की प्लांट में भी दोनों तरह की जनरेशन आएंगी, स्पोरोफाइट भी आएगा और गैमेटोफाइट भी आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये हमारे पास है ब्रायोफाइट है, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट बॉडी है, वो गैमेटोफाइट है। जनरली फॉर्म रोजेट्स ड्यू टू क्राउडेड ग्रोथ ऑफ थैलस लोब्स, एंड दिस क्राउडेड ग्रोथ ऑफ वेरियस लोब्स इज ड्यू टू रिपीटेड डाइकोटोमिस ऑफ द थैलस। अब ये क्या करता है, रोजेट लाइट होगा, यानी प्लेन के साथ साथ, जमीन के ऊपर प्लेन उस एरिया के साथ साथ ये ग्रो करती हैं। ठीक है, अब ग्रो करते हुए इनकी बॉडी के ऊपर डिफरेंट लोब्स होते हैं, किस वजह से, वो डाइकोटोमस पैटर्न की वजह से। यानी ये देखें आप लोग इस वक्त यहाँ पे
ये स्क्रीन पे देखें कर्सर, ये एक ब्रांच है, इससे ये दो ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये एक ब्रांच है, इससे फिर ये दो ब्रांचेस अराइज है, एक ब्रांच है उससे फिर दो ब्रांचेस अराइज हैं। ऐसे करके ये क्या करती हैं, हर एक ब्रांच से दो दो ब्रांच डाइकोटोमसली ब्रांच ग्रो करती है। और तभी इनकी बॉडी की जो इनकी जो बॉडी की बॉर्डर लाइन है वो हमें क्या नजर आती है, लोब्ड। क्योंकि वो एक से दो, दो से चार, फिर ऐसे हर एक से दो दो ब्रांचेस ग्रो करती हैं, जिससे फिर ये क्या होता है, पूरे प्लेन के ऊपर फैला होगा, रोजेट लाइक होगा। जी, आगे द थैलस lobes are flat, growing horizontally on the soil, and each lobe has a small notch, the apex where the growing position is situated। ये सेंटेंस देख लें, इसमें क्या होगा कि जैसे देखें ना, प्लांट जमीन के साथ साथ ये ग्रो करती हैं और हर तरफ क्या होंगे, सिरे निकले हुए होंगे इनके, इनकी बॉडी के, ओरिजेंटली ग्रो करती हैं, स्मॉल नॉच लाइक अपीयरेंस होगी, जो कि इसका क्या है, ग्रोइंग पोजीशन जहां पे मौजूद है। ये देखें आप लोग इस वक्त सामने स्क्रीन पे, ये हर एक से दो दो, ये जगह ये एक ब्रांच है, एक से ये दो ब्रांच अराइज है। अंदर की जानिब जो दबा हुआ हिस्सा है ये वाला, अंदर की जानिब जैसे कोई वाई शेप होती है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये नॉच है, यहाँ से ये ग्रो कर रहा होता है और ये ज़मीन के ऊपर फैलता हुआ जाता है, क्योंकि ये फ्लैट इनकी बॉडी होती है। जी, आप लोग ये इसकी 5 लाइनें रीड करें अगेन अभी, और फिर अपना क्वेश्चन पूछें। ये 5 लाइनें जो भी मैंने एक्सप्लेन की हैं, इनको आप लोग रीड करें और क्वेश्चन पूछें। जी, आप लोग इसे रीड करें। जी, ये 5 लाइनें क्लियर हो गई आप लोगों को? आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है आवाज। उसके बाद है द लोब्स। देखें ये सेंटर, देखें ये जो ग्रो करता जा रहा है, स्क्रीन पे देखें, क्योंकि बुक ज़रा ब्लैक एंड वाइट है इसलिए ये नज़र नहीं आ रहा है ऐसे क्लियर, लेकिन इसमें जो वाइट पोर्शन है ये सेंट्रल पॉइंट से ग्रो करके जाएगा तमाम डायरेक्शन में, फ्लैट है, हॉरिजॉन्टली मूव करता जाता है। क्योंकि देखिए प्लांट के अंदर जो मूवमेंट है वो ग्रोथ की फॉर्म में होती है, प्लांट ने जिस तरफ ग्रोथ करनी है उसी तरफ उसकी वो मूवमेंट भी हो जाती है। देखिए ना, जैसे आप लोगों ने नोट किया होगा प्लांट के ऊपर जिस जगह पे लाइट पड़ती है तो प्लांट उस तरफ ज़्यादा ग्रो करती हैं। अगर एक, और वो यही इनकी क्या होती है, यही इनकी मूवमेंट होती है।
द लोब्स आर थिकर इन द मिडल एंड ग्रेजुअली बिकम थिनर टुवर्ड द मार्जिन। अब ये सेंटर से क्या होंगे, मिडल पोर्शन से थिक होंगे और किनारे वाले एरिया क्या होंगे, इनके थिन होंगे, क्योंकि आगे उन्होंने क्रीपिंग मूवमेंट की तरह आगे मूव करना है। A deep cleft or furrow is commonly present in the middle of each lobe on the dorsal side. The sex organ are found embedded in this furrow. अब ये देखें, अब ये बॉडी आप लोगों को नज़र आ रही है, तो इनके जो गेमिटेंजिया है जिसका नाम है एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम, वो कहाँ मौजूद होगा, वो यहाँ मौजूद होगा इसी नॉच वाले एरिया में, यहीं से ग्रो करके जा रहे होते हैं ये। इसी जो अंदर की जाने जो दबा हुआ एरिया है, यहाँ पे क्या होंगे इनके, इस जगह पे, इस एरिया में, यहीं पर इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होंगे। समझ आई इस बात की? आगे है द लोब्स इन रिक्सिया फ्लूटेंस विच इज एन एक्वेटिक स्पीशीज आर नैरो एंड रिबन लाइक हैविंग रिपीटेड डाइकोटमस ब्रांचेस विदाउट which do not form any रोजेट। अब जो एक्वेटिक होगा उसकी बॉडी क्या होगी, उसकी बॉडी रिबन लाइक होगी, क्योंकि पानी के ऊपर वो फ्लोट कर रही होती हैं, इसलिए। ये देखें, ये एक बॉडी दिखाई गई है रिक्सिया की, वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ थैलस। उन्होंने उसको सामने से ना वर्टिकली साइड से अप से डाउन की तरफ काट के दिखाया गया है। इसमें ये हमें नज़र आ रहे हैं, लोअर साइड पे क्या है, ये इनकी एपिडर्मस मौजूद, ये इनके एपिडर्मस कहता हूँ, ये इनकी राइजाइड्स मौजूद हैं, और उसी के अंदर, उसी थैलस के अंदर ये इनका मौजूद है आर्किगोनियम, और दूसरा इस साइड पे क्या मौजूद है, ये सारे इनके एंथ्रीडियम मौजूद है, जहाँ से वो राइजाइड्स अराइज होंगे और इस आर्किगोनियम के अंदर आएंगे। Numerous unicellular rhizoids are found attached to the ventral side of the thallus. These rhizoids are generally crowded in the middle part of the thallus and are of two types, smooth and tuberculate, as in Markensia. दो तरह से इनकी rhizoids होती हैं, smooth होंगी और tuberculate होंगी. The vertical side also bears scale which are formed of a single layer of cells and are arranged in two rows in the older parts of the thallus, while in younger parts these scales are in one row in the apical region or crowded below the notch of protection of the growing plant. अब ये जो इनके ऊपर स्केल मौजूद हैं, ठीक है, जो कि कहाँ मौजूद होंगे, यंगर पार्ट में भी, यंगर पार्ट के अंदर क्या होंगे, वन रो होगी, जबकि ओल्डर पार्ट में क्या होगी, टू रोज होगी, किनकी, स्केल्स की। अब ये स्केल्स क्या करते हैं, ग्रोइंग पॉइंट की, ग्रोइंग पॉइंट क्या था, इसका नॉच वाला एरिया था जहाँ पे इसने ग्रो करके आगे मूव करना है। ये जो वी शक्ल आप लोगों को नज़र आ रही है, अंदर की जाने जो दबा हुआ एरिया है, ये नॉच है, ये वाला, ठीक है। अब ये इनका ग्रोइंग पॉइंट है, आसपास जो थैले, आसपास जो स्केल होंगे वो इसकी प्रोटेक्शन करेंगे ताकि ये नॉच वाले एरिया से प्रॉपर ग्रो कर सके। ये है रिक्सिया की वेजिटेटिव बॉडी का स्ट्रक्चर, ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल या आउटर स्ट्रक्चर है। आउटर स्ट्रक्चर क्या होगा, वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है इनकी, ठीक है। डाइकोटमसली इसकी ग्रोथ का पैटर्न है, हॉरिजेंटली ये ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है, वेंट्रल साइड से इसकी राइजाइड्स अराइज है, और डार्सल साइड्स के इसकी बॉडी के ऊपर उभार, जिसे हम लोग बड कहते हैं, वो मौजूद है। ये इनकी क्या चीज़ है, मॉर्फोलॉजिकल आउट स्ट्रक्चर है जी। इसमें से अपना क्वेश्चन, अपना पॉइंट पूछें। जी, ये क्लियर हो गया आप लोगों को?
इसके मार्फोलॉजिकल सर अपने वेंट्रल स्ट्रक्चर। साइड पे बता दें। जी सर डॉर्सल साइड पे बता दें आप अगेन के डॉर्सल साइड पे क्या था इसके? ये देखें सामने, जैसे ये ज़मीन के ऊपर अटैच होगा ना, डार्सल साइड पे इसकी ग्रोइंग पॉइंट है। पहली बात, डार्सल साइड पे इसकी ग्रोइंग पॉइंट है, डार्सल साइड पे ही इसके रिप्रोडक्टिव आर्गन मौजूद है, वेंट्रल साइड पे फिर ये इनकी ये राइजाइड्स वगैरह मौजूद होंगे। ठीक है सर। जी आगे फिर इसका आएगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस। अब ये जो रिक्सिया का जो थैलस है, जो कि बॉडी है, जिसको अभी आप लोगों ने आउटर साइड से एक्सप्लेन किया है, इन साइड से कैसा है, इनका ये हम लोग देख लेते हैं। द थैलस ऑफ रिक्सिया हैज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर एंड इज फॉर्म्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब देखें ना, अब इसमें कौन से सेल होंगे, अब कोई भी प्लांट है, पैरेन्काइमेटस सेल जब उसके अंदर होते हैं तभी वो ग्रो करता है, क्योंकि ये सेल डिवीजन करने वाले सेल्स होते हैं। विच आर बाउंडेड ऑन बोथ साइड ऑफ अपर एंड लोअर एपिडर्मस। तमाम तरफ क्या होंगे, इसके एपिडर्मल सेल्स होते हैं, ये हर तरफ से ग्रो करता है, तभी ज़मीन के ऊपर ये हॉरिजेंटली फ्लैट होता है। Internally, the thallus is differentiated into two regions, upper assimilatory region and lower storage region. अब दो तरह के इसके थैलस के हिस्से हैं, अपर एसिमिलेटरी एंड लोअर स्टोरेज रीजन। कैसे हैं? The storage region is formed of compactly arranged parenchymatous cells which are either colorless or contain only few chloroplasts, but these cells are rich in starch grain। अब ये देख लें कि जो के स्टोरेज सेल्स हैं उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होंगे, लेकिन थोड़े होंगे। इनका मेन काम क्या होगा, स्टार्च वगैरह फूड वगैरह को स्टोर करना। एसिमिलेटरी सेल्स का क्या काम होगा, ये उनके आगे फोटोसिंथेटिक करते हैं। आगे, some of the cells of lower epidermis grow out and elongate forming the rhizoids, while certain cells divide and produce in a single layered scales. In the majority of species, assimilatory region is formed of vertical rows of cells which are about 6 to 8 cells in height and are separated by large air spaces. The cells of these filaments are rich in chloroplast। ये थैलस के दो ही हिस्से हो गए, यहीं से समझ लें, थैलस के दो ही हिस्से हो गए, इसके तमाम अतराफ में क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है, अब थैलस के दो मेन पार्ट हो गए, एसिमिलेटरी और स्टोरेज। अब एसिमिलेटरी का मतलब क्या, एसिमिलेशन करना, फूड वगैरह को बनाना, इकट्ठा करना, मेन काम आएगा बनाने के हवाले से, एसिमिलेट करना, वो आ जाएगा इसका कौन सा, अपर एसिमिलेटरी रीजन। और लोअर क्या करेगा, लोअर अपनी खुराक वगैरह को स्टोर करेगा ताकि वो बाद में उसे यूज़ कर सके। जी, ये दो बातें हैं इसके रिक्सिया के थैलस में। तीन मेन पॉइंट हो गए। पहला मेन पॉइंट क्या है, इसके पास पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। ठीक है, दूसरा इसका जो थैलस है, इसकी जो बॉडी है, वो दो हिस्सों में डिफ्रेंशिएटेड है, अपर एसिमिलेटरी एंड लोअर स्टोरेज। जो लोअर स्टोरेज है वहाँ पे क्या होगा, ये क्लोरोप्लास्ट कम होंगे, वो फूड को स्टोर करेगा, जबकि एसिमिलेटरी के अंदर क्या होगा, एयर स्पेसेस होती हैं और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करके खुराक बनानी है। जी, इसको रीड करें आप लोग, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस, जिसमें ये तीन बातें हैं। पहली बात अगेन फिर बता दूं आप लोगों को, जो पहली बात है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स का होना। दूसरा, लोअर अपर एपिडर्मस। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसका जो थैलस है दो हिस्सों में है, अपर और लोअर। लोअर हिस्सा स्टोर खुराक को स्टोर करेगा, अपर हिस्सा खुराक को बनाएगा। जी, इसको रीड करें आप लोग, इसमें से फिर अपना क्वेश्चन पूछें, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थैलस।
जी यहाँ तक आप लोग इसको रीड करें। क्लास मेरी बात सुनिएगा। आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये नोटिफिकेशन आया है 10 मिनट के बाद ना क्लास एंड हो जाएगी, ये गूगल मीट की। आप लोग ना अभी ये 5 से 6 मिनट में ना इसमें से क्वेश्चन पूछें, फिर मैं अगली वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जी पूछें। सर ये एसिमिलेटरी रीजन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी ज़िक्र है, ये भी इसका फंक्शन है? जी बिल्कुल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होंगी सुने। अब देखें एसिमिलेटरी में क्या मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, सेल है ना क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और ऑक्सीजन गैस यहाँ से खारिज होगी। अब इस थैलस के अंदर वो कहाँ से आएगी, एयर स्पेसिस में से आएगी। ये गैसियस एक्सचेंज है, फोटोसिंथेटिक गैसेस का ये एक्सचेंज है। क्लियर? जी सर, हो गया क्लियर। जी सबको क्लियर हो गया? सर अक्सर जगह इसका नाम ना अपर फोटोसिंथेटिक रीजन है कि फर्स्ट पोर्शन अपर फोटोसिंथेटिक रीजन है और नेक्स्ट लोअर स्टोरेज रीजन है। जी बिल्कुल, देखें अपर फोटोसिंथेटिक रीजन को ही एसिमिलेटरी रीजन कहेंगे। ये क्या कर रहा है, एसिमिलेशन कर रहा है, फूड की फॉर्मेशन कर रहा है। ओके सर। जी मैं इसको यहाँ पे ऐड करने लगा हूँ। थैलस के यानी कि रिक्सिया के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगला जो लेक्चर हमारा है वो रिक्सिया की रिप्रोडक्शन है, जिसे मैं अगली वीडियो में अगला मैं लिंक भेजने लगा हूँ आप लोगों को व्हाट्सएप में, वहाँ से फिर ज्वाइन कीजिएगा। चलें ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। अगली वीडियो में हम लोग रीड करेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया।